हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएक्स स्टडी पॉइंट। मैं हूं निर्मला खलको और हम लोग आज देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से 9th क्लास का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप का अगला भाग। आज हम लोग देखेंगे उत्तरी मैदान। तो यहाँ पर हम भारत के मानचित्र में अवलोकन करेंगे। उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में उत्तरी मैदान स्थित है। तो आज से लाखों वर्ष पहले जब हिमालय का निर्माण हुआ, उसी समय यहाँ एक गहरी बेसिन या द्रोणी का निर्माण हुआ था और उसी में हिमालय की सभी नदियां अपने अवसादों को या जलोढ़ों को निक्षेपण करती गईं और प्रायद्वीपीय पठार की भी नदियां उनमें अपने अवसादों को निक्षेपित करते गई, जिससे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं भारत का उत्तरी मैदान बना है। तो उत्तरी मैदान हम देखेंगे यहाँ पश्चिम से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है। पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम के मैदान तक फैला हुआ है। तो उत्तरी मैदान का निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप बना है। तो इस मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और इसकी लंबाई हम देखेंगे, हिमालय की लंबाई उतनी ही है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई है 240, इधर 240 और इधर 320 किलोमीटर। तो इधर अधिक चौड़ा है, इधर कम चौड़ा है। तो 3 मुख्य नदी प्रणालियों के द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। पहला है सिंधु नदी प्रणाली, दूसरा है गंगा नदी प्रणाली और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। पश्चिम में हम देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर देखिए पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में हम देख सकते हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी के द्वारा पंजाब का मैदान बना है। पंजाब का मैदान का कुछ भाग भारत में है और अधिकांश भाग पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ गंगा का मैदान, घग्घर नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक पड़ता है। गंगा का मैदान में मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। दक्षिण से जाने वाली नदियां हम देख सकते हैं, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और सोन नदी के द्वारा भी यहाँ अवसादों का निक्षेपण हुआ है। उसके बाद देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ यहाँ असम का मैदान। तो 3 प्रमुख नदी तंत्रों के द्वारा इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी विशेषता है कि यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई चौड़ाई हम जान चुके हैं, 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा है और ये सघन आबादी वाला क्षेत्र है, घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है और यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि करने के लिए यहाँ पर मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है, साथ ही साथ यहाँ समृद्ध मृदा आवरण है। समृद्ध मृदा आवरण कहने का अर्थ है जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पर अधिक पाई जाती है। यह मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ मैदान है। तो जहाँ पर मैदानी भाग है, समतल भूमि है और मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ कृषि कार्य सबसे अधिक होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जल की पर्याप्त यहाँ उपलब्धता है। जल की पर्याप्त उपलब्धता कहने का अर्थ है कि यहाँ नदियां हैं, नदियों के द्वारा सिंचाई के लिए और सभी कार्यों के लिए जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। तीसरा है अनुकूल जलवायु। यहाँ पर की जलवायु मनुष्य और पेड़ पौधों के रहने के लायक है, जिससे कि कृषि का कार्य यहाँ अधिक किया जा सकता है। यहाँ यातायात की सुविधा, श्रमिकों की सुविधा, सभी चीज़ों की यहाँ पर अधिक सुविधा है। फिर हम लोग देखेंगे उत्तरी मैदानी क्षेत्र को, मिट्टी को यहाँ पर भांगर या बांगर कहा जाता है या खादर कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, जब हिमालय पर्वत का ये तराई वाला भाग है, यहाँ पर लगभग शिवालिक से नीचे उतरते हुए ढाल पर 16 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ बड़े बड़े पत्थरों वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ कंकड़ पत्थर और मिट्टी के मोटे कण पाए जाते हैं, जिसको कि वहाँ पर भाबर कहा जाता है। भाबर में नदियाँ जब उतरती हैं तो ये विलुप्त हो जाती हैं, अंदर समा जाती हैं। उसके बाद में भाबर से फिर आगे बढ़ती हैं तो तराई वाला क्षेत्र आता है, जहाँ पर नदियाँ फिर से निकल पड़ती हैं। तो यहाँ देखेंगे कि भाबर का क्षेत्र, उसके बाद तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र बिल्कुल ही दलदली वाला क्षेत्र है, दलदल है वहाँ पर और वहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। जब हम लोग देखें कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, उस समय पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए इसी क्षेत्र में
उनके लिए आवास स्थान बनाया गया, जिससे कि काफी जंगलों का विनाश हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे बांगर और खादर। बांगर और खादर में क्या अंतर है, यह क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखेंगे बांगर या भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, जो कि नदियों के द्वारा हर साल वहां मिट्टी नहीं बिछाई जा सकती है, क्योंकि वो ऊंचा भाग हो जाता है। ये कंकड़, पत्थर, बालू और मोटे कणों वाली मिट्टी का क्षेत्र होता है। तो बांगर में हर साल नदियां नई मिट्टी नहीं बिछा पाती हैं, इसीलिए ये खादर से कम उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। तो बांगर का क्षेत्र चबूतरे के समान ऊंचा भाग बन जाता है। फिर देखेंगे खादर। खादर नई जलोढ़ मिट्टी वाली क्षेत्र होता है, मैदानी भाग होता है, जिसमें कि नदियां हर साल नई मिट्टी लाकर बिछाते जाती हैं। ये बाढ़ मैदान और नदियों के मुहाने वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है, डेल्टा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है। अब हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को यहाँ मैंने भारत के मानचित्र में हरे रंग के लकीरों के द्वारा या लाइन के द्वारा इंडिकेट किया है। तो प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत। तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से शुरू होकर के ये पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूरब में पूर्वी घाट पर्वत और यहाँ छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा है। सबसे प्राचीनतम ये पठारी भाग है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी भाग को कहा गया है यहाँ मध्य उच्च भूमि और दक्षिणी भाग को यहाँ कहा गया है दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में यहाँ हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत स्थित है और मध्य उच्च भूमि में ही यहाँ पर मालवा का पठार है। मालवा का पठार से पूर्व की ओर यहाँ बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार से पूर्व की ओर बघेलखंड का पठार और सबसे पूर्वी भाग में हमारा झारखंड का क्षेत्र आता है और यह है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। मध्य उच्च भूमि विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में पड़ता है। विंध्याचल श्रेणी के बाद हम देख रहे हैं सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में हम यदि देखें तो ये दक्षिणी पठार को तो ये त्रिभुज के आकार का दिखलाई पड़ता है। सतपुड़ा श्रेणी इसका आधार बनाती है और इधर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसके दो भुजाओं को बनाते हैं। तो ये त्रिभुज के आकार का दिखाई पड़ता है। तो पठारी भाग में हम लोग देखेंगे उत्तर की ओर इसका किनारा खड़ा है, जिसके कारण कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और गंगा नदी तंत्र में मिलती हैं। देख रहे हैं यहाँ पर हम चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और सोन नदी जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। फिर देख रहे हैं यहाँ देखिए नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार का हम देखेंगे ढाल पूरब की ओर है, बंगाल की खाड़ी की ओर है, जिससे हम देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियाँ जितनी भी हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर उनकी ढाल होने के कारण यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। देखिए यहाँ पर महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पर और पूर्वी किनारे पर दो पर्वत हम देख रहे हैं। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला देखिए, ये पश्चिम तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे का निर्माण करता है, सीमा का निर्माण करता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत की क्या विशेषताएं हैं या उनमें क्या क्या अंतर हैं, इसको जानने के लिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए पश्चिमी घाट पर्वत गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के सीमा से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र के कुंदाईबारी दर्रा से ये शुरू होता है और दक्षिण की ओर यह कन्याकुमारी तक फैला है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ महाराष्ट्र राज्य, उसके बाद कर्नाटक, फिर गोवा, उसके बाद केरल राज्य है। तो इतने लंबे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई हम देखेंगे 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण ये 1600 किलोमीटर है। ये बहुत ही ऊंचा पर्वत है और सतत पर्वत है, यह कटा फटा नहीं है। इसको पार करने के लिए पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम आने जाने के लिए दर्रों के माध्यम से आया जाया जाता है। तो मुख्य दर्रे हम देखेंगे यहाँ महाराष्ट्र में देखिए थाल घाट, भोर घाट और यहाँ नीलगिरी पहाड़ी के पास है पाल घाट। तो इन्हीं दर्रों के द्वारा आना जाना
होता है और यहाँ कोंकण रेलवे विकसित किया गया है। थाल घाट नासिक मुंबई में पड़ता है और भोर घाट पुणे में पड़ता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर की ओर कम ऊंचा है और दक्षिण की ओर अधिक ऊंचा है। उत्तर की ओर यह 900 मीटर ऊंचा है औसत ऊंचाई, और दक्षिण की ओर यह ज्यादा ऊंचा है 1600 मीटर। तो देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण यह अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट पर्वत में ही यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर कार्डेमम की पहाड़ी जिसको हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, यह केरल और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत ऊंचा पर्वत है और जब हम वर्षा देखेंगे तो भारत में मानसूनी वर्षा होती है और हिंद महासागर की ओर से आने वाली पवन यहाँ पर आकर पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे सहारे ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर ठंडी होती हैं, बादल बनता है और फिर वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे सहारे पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी तट पर इधर भारी वर्षा होती है। अब देखेंगे पश्चिमी घाट के ऊंचे पर्वत शिखर। एक पर्वत शिखर है अनायमुडी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और एक है डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। देखेंगे पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत को हम देख रहे हैं खंडित पर्वत के जैसे, या कहेंगे कि यह नियमित पर्वत नहीं है और यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। पूर्वी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई हम देखेंगे 600 मीटर। यह उड़ीसा से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ है। 3000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो जितनी भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं उन्होंने इन पर्वतों को अपर्दित करके अपनी गहरी गहरी घाटियां बना चुके हैं, जिस कारण ये पर्वत अब सतत नहीं है बल्कि ये अलग अलग भाग में बढ़ चुका है। तो पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक स्थित है, और राज्य हम देखेंगे उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक। यहाँ यह एक अनियमित पर्वत है और नदियों के द्वारा यहाँ अपर्दन अधिक हुआ है। हमारी किताब के अनुसार हम देखेंगे कि महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर, जबकि और दूसरे बुक में भी इसके बारे में दिया गया है। उसमें बताया गया है कि अरोयाकोंडा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। उसके बाद है देवड़ी मुंडा, इसकी ऊंचाई है 15098 मीटर। ये सभी आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। महेंद्रगिरी गंजम जिले में पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग देख चुके उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का हम लोग भाग देखे। यहाँ उत्तर में मध्य उच्च भूमि, दक्षिण में दक्कन का पठार, और इसका एक भाग पूर्व की ओर भी है जो कि मेघालय का पठार कहलाता है या कार्बी एंगलोंग का पठार कहलाता है। तो मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, या इसको उत्तर कछार पहाड़ी भी कहते हैं, जो कि एक भ्रंश के द्वारा या एक गहरे खाई के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं मैदानी भाग, तो ये इसी पठार का ये भाग है। तो स्टूडेंट्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मेरे वीडियो का, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।